नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बंगाल चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हो गई है। जी हां, सिंधिया विन हो गए हैं, कमलनाथ आउट हो गए हैं। चौथे चरण में बीजेपी के स्टार प्रचारक सिंधिया को बनाया गया है। सिंधिया बंगाल में कांग्रेस की नीतियों पर प्रहार करेंगे। पहली बार भाजपा ने सिंधिया को बंगाल का जिम्मा सौंपा है। चौथे चरण में 47 विधानसभा सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान होगा। जिन सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव है, सिंधिया वहां प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश की सफल सियासी प्रयोग को अब भाजपा बंगाल में भी रखने जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा के 130 प्रत्याशी टीएमसी, कांग्रेस या वाम दल से आए हैं। भाजपा का यह भी एक संदेश देना है कि अन्य दलों से आए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उतनी ही पार्टी में तवज्जो दी जाती है जो कि उनके अपने नेताओं को। दूसरे दलों से आए नेता भी विकास में भागीदारी निभाते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में कमलनाथ का नाम हटाया गया है। कांग्रेस की पहली सूची में कमलनाथ शामिल थे, लेकिन उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि कमलनाथ बंगाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में उनके नाम को हटा दिया गया। आपको बता दें कि जब तक सिंधिया को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, कांग्रेस लगातार हमलावर थी। कई तरीके के तंज सामने आए थे, लेकिन जब से यहां पर सिंधिया को अब शामिल किया गया है, इसके बाद से एक बार फिर से कहीं ना कहीं फिर से एक बार बयानबाजी सामने आ रही है। उम्मीद जताई जा रही थी कि यहां पर कमलनाथ बंगाल को संभालेंगे, बंगाल की जिम्मेदारी संभालेंगे और एक कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अन्य जगह की जिम्मेदारी उन्हें फिलहाल सौंपी है, अन्य जगह की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि सिंधिया को फिलहाल पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथे चरण के चुनाव में वोटिंग में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त गोविंद मालू जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। अन्य नेताओं को भी, लगातार प्रवक्ताओं को भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। नमस्कार संचिता जी। जी नमस्कार सर। गोविंद जी, सिंधिया जी को जिम्मेदारी सौंपी है, कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कुशल वक्ता के साथ एक अच्छे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं। इस नाते उन्हें जहां पर जरूरत होगी वहां पर जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसी पश्चिम बंगाल में भी दी गई है। और चूंकि वो जानते हैं, जो कांग्रेस में रहे, कि कांग्रेस की क्या कारगुजारियां, क्या करतूतें रहीं, जिससे लगातार वो असहज भी रहे और उससे कभी वाबस्ता भी नहीं रहे। वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो उन सब चीजों को जनता के बीच में ले जाएंगे। वो कांग्रेस के, और जो कांग्रेस की विफलता है, कांग्रेस के जो आइडियोलॉजी के खिलाफ उन्होंने जो काम किया है, उसको लेकर के और जनता को उद्वेलित करेंगे। जनता को वस्तुस्थिति बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जन कल्याण का और देश की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता को सुरक्षित रखने का। क्योंकि बंगाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक ऐसा संवेदनशील प्रदेश है जहां पर कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ होती रही है और कांग्रेस ने उसका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। देश की चिंता न करके केवल वोट की चिंता जिस पार्टी ने की, उसकी असलियत सिंधिया जी से बेहतर कौन बता सकता है, क्योंकि वो उस इनर सर्कल में थे जहां पर ये सब निर्णय होते थे। लेकिन तो गोविंद जी, पहले तीन चरणों में जगह नहीं मिली, चौथे चरण में ये जिम्मेदारी वो पहले भी संभाल सकते थे। ये हम लोगों को मीमांसा करने का मीडिया के लोगों का काम है कि अभी क्यों नहीं, तभी क्यों नहीं। जब जिनकी जहां जरूरत होती है वहां उनको भेजा जाता है। असम में भी भेजा, दूसरी जगह भी भेजा उनको। लेकिन बंगाल का जहां तक सवाल है, जब उनका जहां पर आवश्यकता होगी उनको भेजा गया है। और जहां पर पार्टी को उनकी जरूरत होती है, दमोह के चुनाव में जरूरत है, वहां भी जाएंगे। पार्टी के नेता हैं और पार्टी एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एकमेव शासन, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, हमारे साथ संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी संदीप जी, सिंधिया जी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथे चरण की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है बीजेपी ने, उसमें जगह दी गई है। कहा जा रहा है कि अब
कई सारे समीकरण वहां पर बनाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास की नई गाथा वहां पर पेश करेंगे। जिस तरीके से दूसरे दलों से बीजेपी में लोग आते हैं तो किस तरीके से उन्हें तवज्जो दी जाती है, एक उदाहरण के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर पेश किया गया है। क्या कांग्रेस का, टीएमसी का राजनीतिक खेल बिगाड़ने में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, आप ये मान के चलिए किसी भी राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है और उसके मुताबिक बढ़ता है वो। अब सिंधिया जी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। बीजेपी कांग्रेस के पूर्व नेता के जरिए ही कांग्रेस पर हमला करना चाहती है, तृणमूल कांग्रेस पर हमला करना चाहती है। ये उसकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा मालू जी ने ठीक कहा कि वो कांग्रेस के इनर सर्किल के मेंबर रहे हैं, वो कांग्रेस को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सिंधिया के साथ एक और चीज है कि सिंधिया की पहचान पूरे देश में है। बीजेपी में बहुत नेता आते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में नेता आते हैं, लेकिन कम नेता ऐसे होते हैं जिनकी व्यक्तिगत पहचान पारिवारिक तौर पर देशव्यापी होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन नेताओं में से हैं जिनकी पहचान देशव्यापी है और बीजेपी उनका उपयोग करना चाहती है। राजनीतिक दल जो भी राजनेता आता है उसका अपने तरह से उपयोग करता है। उसे लगता है कि इस व्यक्ति का उपयोग कहां बेहतर हो सकता है। तो सिंधिया का उपयोग अब ये अंतिम चरण चल रहे हैं, मतलब यूं कह लें कि आगे के कम चरण जो बचे हैं उनमें बीजेपी और आक्रामक होना चाहती है और कांग्रेस को उसके पूर्व हथियार के जरिए हमला करना चाहती है। इसके साथ एक और संदेश जाएगा। बीजेपी को लेके ये धारणा रही है और ये लोग विचार बनाते रहे हैं राजनीतिक तौर पर कि बीजेपी में जो बड़ा नेता जाता है वो कुछ समय बाद किनारे होता जाता है। शुरू में अहमियत मिलती है लेकिन वो किनारे होता जाता है। लेकिन सिंधिया को जिस तरह से प्रमोट करके बीजेपी ये बताना चाह रही है कि अब जो भी नेता उनके दल में आता है वो उनके साथ घुल मिल जाता है, उनकी विचारधारा से मिल जाता है। इसका प्रदर्शन भी सिंधिया के जरिए है और दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमला करने के लिए सिंधिया से बड़ा हथियार फिलहाल बीजेपी के पास दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए चुनाव में सब कुछ जायज है कहा जाता है। तो बीजेपी सिंधिया का उपयोग कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस पर बेहतर तरीके से हमला करने के लिए करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अजीत सिंह भदौरिया कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी धन्यवाद। अजीत जी, लगातार बैक बेंचर कहते आ रहे थे आप सिंधिया जी को, आपकी पार्टी यहाँ पर लगातार कह रही थी कि सूची में शामिल नहीं किया है, जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, लेकिन अब उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी ने एक उदाहरण पेश किया गया है कि बाहर दलों के आए नेताओं को भी उतनी ही तवज्जो जितने उनके पुराने नेताओं को। देखिए, सिंधिया जी तो हमारे लिए आज भी सम्माननीय है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उनका सम्मान किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनको पूरा मान सम्मान लिया। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी जरूर भाई साहब बन गए हों, परंतु कांग्रेस के लिए आज भी महाराज हैं वो। और महाराज की लड़ाई, उनके आत्मसम्मान की लड़ाई, अगर भारतीय जनता पार्टी में उनके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाएगी और सिंधिया जी के आत्मसम्मान का ख्याल रखा जाएगा। इसी का परिणाम है कि पहली सूची में, बंगाल की पहली स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया जी का नाम नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उठाया मामला, दूसरी सूची में लाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को कि भाई इतने बड़े नेता का कद दिया। लेकिन कमलनाथ जी को भी तो दूसरी सूची के बाद से हटा दिया गया, उन्हें भी तो पहली सूची में बस शामिल किया गया था। इनको? कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने स्वेच्छा से अपने आप को विड्रॉल किया है। उनके ऊपर यहाँ दमोह उपचुनाव की और सारी जिम्मेदारियां थी प्रदेश को लेके, तो इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को विड्रॉल किया है। तो यहाँ तक बात आप सिंधिया जी के संदर्भ में कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही। चाहे सिंधिया जी को बैक बेंचर्स बना दिया और राज्यसभा में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने वो मसला उठाया कि सिंधिया जी की पहले सीट कहाँ थी, राहुल जी के बगल में। आज सिंधिया जी को पीछे भारतीय जनता पार्टी ने बिठाला, परिणाम स्वरूप उनकी सीट बीच में लाके करना पड़ी, केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पे लाके। तो ये कांग्रेस पार्टी का सिंधिया जी के सम्मान की हमेशा ही लड़ाई लड़ती रहेगी अगर भारतीय जनता पार्टी उनका आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रखेगी। आप देखिए, मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची में आदरणीय सिंधिया जी का दूसरे नंबर पे नाम रहता था, भारतीय जनता पार्टी 10वें नंबर पे रखती चली आ रही। तो कांग्रेस पार्टी इसका भी पुरजोर विरोध करती है कि भाई अगर। लेकिन अजीत जी, अभी आपने कमलनाथ जी के बारे में कहा कि दमोह उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, तो क्या इस 4 दिन के दौरे से दमोह बिखर जाता? देखिए, अपना उनके ऊपर दायित्व प्रदेश को लेके और देश के अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियों को लेके अहमद पटेल साहब के
निधन के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा आ गई हैं, क्योंकि गांधी परिवार के अति विश्वसनीय लोगों में से एक आदरणीय कमलनाथ जी हैं। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि उनको यहाँ पे चर्चा करना उचित नहीं है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी को ने अपने स्वेच्छा से जिम्मेदारियों को देखते हुए वहां से विड्रॉल किया है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदरणीय कमलनाथ जी के सम्मान की और सिंधिया जी के सम्मान की तुलना की नहीं जा सकती, क्योंकि सिंधिया जी को कांग्रेस में भी हमेशा सम्मान मिला है। सिंधिया जी अपना दल छोड़ के आत्मसम्मान के लिए दूसरे दल में गए हैं। तो हम लोग ख्याल रखेंगे कि सिंधिया जी को यहाँ दूसरे नंबर पे जब अपने आत्मसम्मान में कमी नजर आ रही थी स्टार प्रचारकों की सूची में, तो निश्चित रूप से वह उनको 10वें नंबर पे न रखते हुए पहले नंबर पे रखा जाना चाहिए था, जिससे उनका आत्मसम्मान बना रहे। गोविंद जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हो। गोविंद जी, क्या कहेंगे जब कहा जा रहा है कि सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो दूसरा स्थान दिया जाता था, बीजेपी में आए 24वें नंबर पर खिसक गए? देखिए, ये सब कांग्रेस की बचकाना सोच है। क्रम तो एक के बाद दूसरा ही आएगा, दूसरे के बाद तीसरा। ये क्रम का वहां पर होता है जब वंशानुगत पार्टी चलती है, परिवार की पार्टी चलती है कि पहले मुखिया, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर हमारे यहाँ तो सामूहिक नेतृत्व है। वो सामूहिक नेतृत्व में सब समान है, चाहे वो 24 आदमी हो, 25 आदमी हो, सब एक जैसे हैं। जब बैठते हैं तब एक जैसे बैठते हैं। कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, यहाँ तो सब कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी किसी की बमोती भी नहीं है, किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। कार्यकर्ता ही उसका अधिष्ठान, मालिक और उसका सब कुछ है। तो कार्यकर्ता भाव मन में होना चाहिए। ये क्रम से कुछ नहीं होता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो मेरिट है ये कांग्रेस में बनती है। यहाँ तो सब कुछ सामान्य है, सामान्य तौर पर सब लोग बैठते हैं। इसलिए कोई ये क्रम की बात, कांग्रेस की अपनी मानसिकता, अपनी पद्धति, अपनी जो कार्य प्रणाली है वो हम पर न थोपे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की अलग कार्य प्रणाली है। अजीत जी, कहा जा रहा है बीजेपी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। तमाम बड़े नेता हों, दिग्गज नेता हों, सामान्य कार्यकर्ता हों, एक नजर से, एक दृष्टिकोण से देखा जाता है। नंबरिंग की कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी। वर्तमान में तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सिर्फ दो लोगों के आधिपत्य की कंपनी है, एक अमित शाह और दूसरे नरेंद्र मोदी। आज स्थिति देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के मालू जी को ये चीज वीडियो संज्ञान में आए होंगे आपके भी कि जेपी नड्डा जी अमित शाह के और नरेंद्र मोदी जी के बगल में आ गए थे चलते चलते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन था, अमित शाह ने हाथ पकड़ के पीछे कर दिया था कि कहाँ बराबर से जा रहे, पीछे हटो। ये लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। बाबुल सुप्रियो अभी अभी कलकत्ता में बयान दीप जलाते समय अमित शाह की थोड़ी बराबरी कर ली थी, कैमरे के सामने आ गए थे, अमित शाह ने हाथ पकड़ के पीछे कर दिया था कि कहाँ कैमरे और मेरे बीच में आ रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र सबको पता है। 15 साल से एक ही मुख्यमंत्री को रखे हुए ये भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र है कि उनकी इच्छा है तो 88 साल के ई श्रीधरन को केरला में से चुनाव लड़ा दिया जाएगा और 80 साल की येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के आरोपी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा कर्नाटक में। ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। और एक तरफ साफ सुथरी छवि की सुमित्रा महाजन जी को उम्र का हवाला देकर घर बिठा दिया जाएगा। ऐसे अनेकों लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, नरेंद्र मोदी के रास्ते का कांटा बन। अजीत जी, वहां पर बराबर मध्य प्रदेश के नेताओं को भी स्थान मिल रहा है। तमाम दिग्गज वहां पर नजर आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन कांग्रेस से कोई ज्यादा जिम्मेदारी यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। ज्यादा नहीं, कमलनाथ जी अच्छी खासी जिम्मेदारी संभाल सकते थे, लेकिन उनका हाथ खींचना या यूं कहें कहीं ना कहीं दूसरे दलों से भी ये तंज जरूर आ रहा है, बयान जरूर आ रहा है कि कमलनाथ जी का भी अब कहीं ना कहीं पार्टी में कद धीरे धीरे अब घटना शुरू हो गया है। ये कमलनाथ जी के कद की तुलना ना तो मीडिया के एनालिसिस की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी में, ना दूसरे विरोधी दलों की। पहली चीज। दूसरी चीज कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अन्य राज्य में अगर आप तुलना कर रहे हैं कि अन्य राज्य में क्या उपयोगिता है, तो पहले आप लोगों को ये प्रश्न करने से पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य के कितने विधायक, कितने पूर्व मंत्री और कितने वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में क्या अपनी उपयोगिता दे रहे हैं।
आप आज देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, कमलेश्वर पटेल जी स्क्रीनिंग कमेटी के आसाम के सदस्य हैं, और दूसरे नेता लगातार आसाम और अन्य राज्यों में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बनाया हुआ प्रोपोगंडा है। हम तो अस्तित्व की लड़ाई महाराज के लड़ेंगे, महाराज के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। उनको 10 नंबर से लाके कम से कम पहले नंबर पे लाना है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के लिए आदरणीय सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। तो इसलिए जब तक सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तब तक कांग्रेस पार्टी उनके आत्मसम्मान का लगातार ख्याल रखेगी। संदीप जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अभी आपने दोनों ही नेताओं की बातें सुनी और किस तरीके से यहाँ पर महासंग्राम में महाराज की एंट्री हुई है, ये भी एक देखने वाली बात है। क्या लगता है आपको, यहाँ पर वाकई आत्मसम्मान वाली बात आ गई है या कहीं ना कहीं अब सत्ता परिवर्तन का शुरुआत वहां पर हम मान सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन होगी। क्या वाकई इस तरीके से अगर देखें तो होगी सत्ता परिवर्तन? देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि हम लोग उत्तर भारत के लोग हैं जी। बंगाल की राजनीति को समझने का तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा सा अलग है। वहां पर जिस तरह का टेम्परामेंट राजनीति का मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, इन इलाकों का है, वैसा बंगाल का नहीं है। बंगाल की राजनीति और वहां की दिशा थोड़े से अलग तरह से चलती है। वो एक ऐसा प्रदेश है जहां श्रमिकों का बड़ा प्रभाव रहा है, श्रमिक पॉलिसी को लेकर वहां रहा है। तो वहां की राजनीति का तौर तरीका है, हम तक जो जानकारी आ रही है उस आधार पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान है या मेरी समझ जो कहती है वो ये है कि बंगाल में उस तरह से भाजपा अपने आक्रामक तौर पर चुनाव लड़ रही है वहां, लेकिन बंगाल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ और है। इसलिए हम नतीजे कहें या सत्ता परिवर्तन कहें, जल्दबाजी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि उन राज्यों का जो नजरिया है या वहां के लोगों की समझ है और अब तक जो चुनाव होते आए हैं वो दूसरे तरीके से होते आए हैं। बीजेपी केंद्र में सरकार में है, वहां पे जो सरकारें राज्य में होती हैं उनका दबदबा थोड़ा सा दूसरे तरह से होता है। वो वहां पे अपने अपने मठाधीश पैदा कर देते हैं। इसलिए जमी हुई राज्य की सरकार को बंगाल में उखाड़ना बहुत आसान काम तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन संदीप जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी जी, संदीप जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, कमलनाथ जी का वहां पर ना होना कहीं ना कहीं कुछ असर डाल सकता है? ये देखिए, अब सिंधिया को आगे करना और कमलनाथ को पीछे करना, ये इसका राजनीतिक मायने है जी। अगर कमलनाथ भी वहां प्रचार में होते, स्टार प्रचार के तौर पर, और सिंधिया भी होते, तो आप ये मान के चलती कि कांग्रेस पर हमला करने का बेहतर मौका मिलता बीजेपी को। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम बातें होती। कुछ ना कुछ तो कारण रहा है कांग्रेस के अंदर का कि उन्होंने कमलनाथ को बैक किया है जी। और सिंधिया को बीजेपी ने आगे किया है। बीजेपी आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है और सिंधिया भी एक आक्रामक नेता है। तो कांग्रेस पर हमला करने के लिए सिंधिया का बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहती थी बीजेपी, और खैर उपयोग करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की, बंगाल का चुनाव होता लेकिन उसमें बात मध्य प्रदेश की राजनीति की भरपूर होती। अब कमलनाथ उस मैदान से बाहर हो गए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की वर्तमान राजनीति की, वर्तमान स्थितियों की चर्चाएं वहां नहीं होंगी। कमलनाथ पर हमला करने का भी मौका मिल सकता था बीजेपी को, कांग्रेस को भी हमला करने का मौका बीजेपी पर मिल सकता था कि खरीद फरोख्त की गई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बेहतर समझा कि कमलनाथ को वहां सक्रिय ना किया जाए। जैसे भदौरिया जी कह रहे हैं उन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो जिम्मेदारियां तो तमाम नेताओं पर हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, जिम्मेदारियां सब पर है। लेकिन राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है कि उसे किस तरह से मैदान में जाके उतरना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ को पीछे करने का कारण भी कांग्रेस का अपना है, और वो ये सोच के चल रही है कि बेवजह का विवाद खड़ा ना हो मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर, इसलिए कमलनाथ को बाहर किया गया वहां। गोविंद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, क्या कहेंगे इस पर आप? संचिता जी, मुझे लगता है कि बंगाल की पॉलिटिक्स और वहां पर राइवल दो पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कांग्रेस का तो कहीं, कांग्रेस के बारे में हमको चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि कमलनाथ जाएंगे नहीं जाएंगे, उससे कोई सत्ता तो बन नहीं रही है। कमलनाथ के जाने ना जाने तो उनको मालूम है कि हम चौथे क्रम पर हैं, 5वें क्रम पर भी खिसक सकते हैं। वो जो एक नए मौलाना की पार्टी आई वो भी उससे चौथे क्रम पर आ सकती है। तो ये कांग्रेस की जो हालत और दुर्दशा है उसके चलते अपनी एनर्जी को क्यों वहां पर वेस्ट करेंगे, कमलनाथ जाकर क्या कर लेंगे वहां पर,
इसलिए मैं समझता हूँ उस बारे में बहस नहीं होना चाहिए। बहस इस बारे में होनी चाहिए, संदीप जी ने जो कहा कि वहाँ की अलग अपनी पहचान, अलग वहाँ का एक ट्रेंड है। क्योंकि पहले मार्क्सवादियों के आतंक, हिंसा के कारण जब तृणमूल कांग्रेस का विकल्प लगा, कांग्रेस तो इसलिए विकल्प नहीं था कि उनमें संघर्ष का मादा नहीं था, उसमें से निकल के आई ममता बनर्जी और उन्होंने जो संघर्ष किया उसके कारण विकल्प के रूप में जनता ने उनको चुना। अब चूंकि विकल्प इस 10 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन में जो मार्क्सवादियों की एक अनुकृति हो गई वो या उनकी फोटोकॉपी हो गई और उस अनुरूप उन्होंने हिंसा, वायलेंस, कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता का दमन वो जो किया, भ्रष्टाचार, कटमनी, तोलाबाजी, इनके कारण एक विकल्प मिला है भारतीय जनता पार्टी के रूप में। उसके दो कारण, एक तो सुशासन और एक साफ सुथरा प्रशासन और राजनीति। दूसरा कारण है घुसपैठ, ये जो भारत की डेमोग्राफी को बदलकर भारत के किसी अंग को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुकाबला करने का मादा यदि किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रेरित हुआ है वहाँ का मतदाता। और जब ये मीडिया के इतने सारे मेरे बंधु वहाँ पर जा रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ जानकारियां ले रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तो जो ध्वनि निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। 3 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में आज यदि वो मुकाबले में सामने खड़ी है और जो उसको इस रूप में देख रहे हैं कि विकल्प के रूप में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन तो होगा ही वहां पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। त्रिपुरा में किसने सोचा था या आसाम में किसने सोचा था पिछली बार? ऐसी स्थिति बंगाल में ये जो उद्वेलन है, जो नीचे अंडर करंट है, जो जनता का जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं इनको डिक्लाइन करेगा। अजय जी क्या कहेंगे इस पर आप? हेलो जी अजीत जी क्या कहेंगे? अभी आपने दोनों नेताओं की बात सुनी, गोविंद जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे यहाँ पर? क्योंकि कहा जा रहा है कि सीधा मुकाबला बीजेपी का तृणमूल से है, कांग्रेस है नहीं है। आने वाला समय बताएगा, परिणाम बताएंगे, उसमें बाकी अभी से कहीं कुछ कह नहीं सकते हैं क्या किसके परिणाम क्या आएगा। जैसे आदरणीय सुमित जी ने बता ही दिया, उसका पूरा आकलन कर लिया, तो अब आने दीजिए परिणाम, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम तो अमित शाह जी की तरह त्रिकालदर्शी है नहीं कि चुनाव आयोग की घोषणा से पहले ही डेट बता दें, इस पर रिजल्ट को परिणामों से पहले ही सीटों की घोषणा कर दें और फिर पूरी सब मीडिया लग जाए, उनकी गोदी मीडिया उनके बताए हुए फिगर को सच साबित करने में। तो इस तरीके का पूरा मैनेजमेंट कांग्रेस नहीं करती है, लोकतंत्र से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस नहीं करती है। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद जो होगा उस पर चर्चा करना ज्यादा बेहतर। संदीप जी क्या कहेंगे इस पर? गोदी मीडिया एक बार फिर से यहाँ पर बातचीत आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप ये मान के चलिए कि आकलन सारे राजनीतिक दल करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो वो हार तो स्वीकार करेगा नहीं। अब मालू जी ने भी वही कहा और भदौरिया जी ने वही कहा। ये बात लेकिन सही है कि मुकाबला वहां पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है जी। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि तृणमूल जो ममता बनर्जी की पार्टी है, इसको कई इलाकों में अपरोक्ष रूप से कांग्रेस का भी साथ मिल रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि वहां एक पूरा विपक्ष पोल, मतलब जो सत्ता पक्ष में है ममता बनर्जी की पार्टी, वो एक पोल बन गया है पूरा का पूरा, और एक तरफ दूसरी तरफ पोल है बीजेपी का। तो एक तरफ पूरी तरह मुकाबले में तो बीजेपी है, ये बात सच है, लेकिन नतीजे क्या होंगे बंगाल जैसे राज्य को लेके बहुत जल्दबाजी है, चाहे मीडिया कह रहा हो या राजनेता कह रहा हो। राजनेता तो इसलिए कहेगा कि उसका राजनीतिक दल है तो अपनी जीत का दावा तो करेगा ही जी। लेकिन मीडिया अगर दावा करता है कि कौन आगे कौन पीछे, तो ये जल्दबाजी हो जाएगी। क्योंकि बंगाल थोड़े से अलग तरह का राज्य है संदीप जी, लेकिन पिछली बार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी थी जी। नहीं, ये तो बात तय है कि इस बार मतलब पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई तृणमूल में और बीजेपी के अंदर है जी। आप अगर देखते हैं कि विधानसभा में जैसे मालू जी ने कहा 3 सीटें थी, लेकिन अगर आप लोकसभा में जाते हैं तो उनकी 18 लोकसभा की सीटें हो गई थी। तो उस आधार पर अगर आप रेशियो देखते हैं तो बड़ा बदलाव देखिएगा 3 की तुलना में। जो पिछला विधानसभा चुनाव में था उसमें बीजेपी की 3 सीटें थी, तो उसकी तुलना में तो बहुत ज्यादा सीटें होंगी। लेकिन क्या 2019 का जो लोकसभा हुआ था उसकी तुलना में वृद्धि होगी, ये सवाल रहेगा जी। अगर उसमें वृद्धि होती है तो बड़ा चेंज होगा बंगाल में,
और अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे से हम तुलना करेंगे पिछले में, तो बड़ा चेंज होगा, तो सत्ता बदलाव नहीं होगा, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल। तो ये चुनाव है वो बड़ा बदलाव वाला चुनाव कह सकते हैं हम, लेकिन इंतजार हमें नतीजे तक ही करना पड़ेगा उसका। बिल्कुल संदीप जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, और हालांकि हम भी यही कहेंगे कि यहाँ पर पहले से ही हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे, बदलाव होगा या नहीं ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर सिंधिया की एंट्री हुई है बंगाल चुनाव में, लेकिन कमलनाथ आउट है। इस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है और महासंग्राम में सिंधिया की एंट्री के बाद से ही कई सारे सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। हालांकि कमलनाथ नहीं है, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा और चौथे चरण में बीजेपी के स्टार प्रचारक सिंधिया बनाए गए हैं। कहा जा रहा है कि कमलनाथ स्वेच्छा से वहां से हटे हैं, इसलिए उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सीधा मुकाबला भी ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में होगा, लेकिन पूरी तरीके से कांग्रेस भी यहां पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस का भी कहना है कि परिणाम का इंतजार कीजिए, आने वाला वक्त बताएगा परिणाम किस तरीके से जाता है। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तीनों पार्टियों के बीच में, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी और तृणमूल कड़ी टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी, कड़े कांटे के मुकाबला वहां पर देखने को मिलेगा। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक वहां पर लगे हुए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। देखने वाली बात आने वाले समय में कि किसका पलड़ा ज्यादा वहां पर भारी होता है। तो IND इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।